Hello, hello, cute little potatoes. My cute little potatoes, how are you? કેમ છો? મજામાં? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे बच्चों, बेबीज, माय बेबीज, फटाफट से जल्दी जल्दी भैया थोड़ी चैट बड़ी कर दीजिए प्लीज, थोड़ी चैट बड़ी कर दीजिए. हेलो, हेलो जी डिम्पल, गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग दिवाकर, गुड मॉर्निंग राखी, गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग गिनी. ओ दिवाकर, आई एम न्यू. बट दिवाकर तुम न्यू तो देखो नहीं हो यार, न्यू हो, सच में न्यू हो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे आप सब? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? बढ़ाओ. हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग लिप्सा. अरे नाइस नेम, योर बेबीज आर हियर. ओ अरे गुड मॉर्निंग तिवारी मैम. अब आप कैसी हो बच्चे? मैं ठीक हूँ. कल की क्लास जो थी वो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस कैंसिल हुई थी. मैं तो 5 बजे तक यहीं बैठी थी. मैं 5 बजे तक, आपको पता है, मैं 5 बजे तक यहीं बैठी थी. 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक फॉर CMSL एंड यू नो फॉर अपकमिंग फास्ट ट्रैक्स एंड ऑल. मैंने इसलिए कोई क्लास भी नहीं ली. क्यों नहीं ली क्लास? मुझे लगा कि ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस ले चुकी हूँ और अब शाम को मेरी लंबी मैराथन है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती 2 क्लास लेना. मैम आपकी वजह से टाइम टेबल खराब हो गया. ओहो, क्या बात है, क्या बात है. जैसे डेली ये एकदम टाइम टेबल पे चलते हैं ना. पागल मत बनाओ मुझे. तुम्हारा टाइम टेबल ऑलरेडी खराब ही है. तुम्हारा टाइम टेबल ऑलरेडी खराब ही है गाइस. अच्छा, आप स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं. ओके गाइस, ओके ठीक है, जैसे आप बोलो. मैम GIGL की, हाँ GIGL आज भी नहीं होगा. मैम आपका क्या नेम है? अमित. इसी बात पे एक चांटा, इसी बात पे एक चांटा. मेरा नाम अमन है. आप मैम कल आपको कॉल किया था, पता होता तुम्हारा तो मैं उठाती नहीं. पता होता तुम्हारा तो मैं उठाती नहीं. कोई दिक्कत भाई? बहुत दिक्कत है मुझे, बहुत दिक्कत है. मत मत करो. क्या करो? जब तुम्हें मुझे एक बात बता दो, 4 बजे वाली क्लास, जब तुम्हें 4 बजे वाली क्लास नहीं हो रही थी तो मैसेज कर दिया था ना, मैंने कर दिया था ना मैसेज. चैन नहीं आता. मुझे लगा डिलीवरी वाले भैया का है तो मैंने उठा लिया. मुझे लगा डिलीवरी वाले भैया का है तो मैंने उठा लिया, वरना मैं नहीं उठाती. डॉक्ट्राइन के 1 शॉट में आप बहुत प्यारी लग रही थी. अच्छा ऐसा है. अरे थैंक यू. ये 5 बजे आज है ना, आज है ना गाइस, आज है ना, आज है. मुझे समझ नहीं आता भाई. जब मैंने अमन, अनम है नॉट अमन, अनम. ओके ओके ओके, गॉट इट. मैम आप मुझे ये बताओ, मैसेज सीन पर क्यों छोड़ते हो? कौन सा मैसेज सीन पर छोड़ दिया मैंने? हे भगवान, हे भगवान, हे मोरी मैया, कौन सा मैसेज सीन पर छोड़ दिया? मैम आप कितने गुड्स बुक करते हो? मतलब क्या है? मतलब क्या है गुड्स बुक करते हो? पार्सल्स बोल रहे हो? पार्सल? अरे पार्सल तो मत पूछो भाई, मत पूछो, मत पूछो. मैं अब रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शन में मैम बैठती हैं, उनको अच्छे से पता है कि शिवानी मैम है, इनके पार्सल आते हैं. चलो, आई एम न्यू स्टूडेंट. ओ हेलो विपुल. ओ सच अ नाइस नेम विपुल. बदतमीज. चलो 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 चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास. लेट अस स्टार्ट द क्लास. ओके ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम. घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया. अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है? पक्का पक्का. चलो काव्या, आपने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया. तो कौन सी बात की थी तुमने? काव्या रिप्लाई देने वाली होगी नहीं. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. अब सुनना, एक काम करते हैं. हमने अभी तक सेक्शन 230 करा, फास्ट ट्रैक मर्जर करा, राइट क्रॉस बॉर्डर्स मर्जर करा, उसके बाद हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करा. आज हम देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं.
क्या देखेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कि किस तरीके के आते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में से। चलो आ जाओ। रुको 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 रुको। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छलना कपट ना भेद पिया, सो क्या कंपनी तो खोला ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स चल रहा है। ओह भाई एकदम सही आए हैं, एकदम सही आ गए गाइस, हम एकदम सही आ गए। चले, डिम्पल कह रही है मैं मेरे डाउट्स के आंसर कब होंगे। डिम्पल बताओ क्या डाउट्स है, बताओ क्या डाउट्स है। चलो 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 चलो, अच्छा अनम है, अनम, ओके ठीक है। चलो पढ़ ले थोड़ा सा अब हम। ICSI जून 2025 हॉरोस्कोप, बताओ हॉरोस्कोप देखना तुमने अपना है, हॉरोस्कोप देखोगे, कह रहे मैम खराब ही चल रहा होगा, देख के कर भी क्या लेंगे, देख के कर भी क्या लेंगे, खराब ही चल रहा होगा। चलो चलो चलो, अच्छा आज मत करना इंतजार, ठीक है, क्योंकि आज इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही आ जाऊंगी। चलो 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 चलो, एक बार चलते हैं। आइए, ये आपका जून 25 का पेपर है, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से कैसे सवाल आए हुए हैं, सो दैट एक रेफरेंस हम लोगों को मिल सके, आप लोगों को मिल सके। आइए, और एक बात सुनना, जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे डोरमेंट कंपनी हो गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया, CSR हो गया, इन चैप्टर्स के ना आप पास्ट ईयर जरूर करके जाया करो, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पास्ट ईयर से मिलता जुलता कुछ आएगा, और ऐसा आता भी है, राइट। तो इन चैप्टर्स का मेक श्योर मेरे बच्चे कि आप पास्ट ईयर जो है वो जरूर से करके जाओ। ओके, आ जाओ, ठीक है 14 है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें से तो नहीं आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पहले सवाल आता था, एक आता ही आता था, लेकिन अब कोई सवाल, अब तो आपका पूरा सिलेबस से ही कट गया है, तो अब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाली जो जगह है वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आइए, और आ ही नहीं रखा क्या, देखते हैं आ रखा है या नहीं। अगर आ नहीं रखा होगा तो मतलब इस साल बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आएगा, अगर आ नहीं रखा होगा ना तो इस साल बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आएगा। ये तो राइट इश्यू आ गया, 222, दिस इज नॉट, दिस इज इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ओके। डिपॉजिटर्स है, कॉस्ट ऑडिट, ओके, इस बार सवाल नहीं आ रखा। 245 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से आ रखा है, ठीक है। 148, तो सुनो अब मेरी बात सुनो, इस बार सवाल नहीं आ रखा, इस बार जून 2025 के पेपर में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में से सवाल आएगा, क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी कट चुका है और इंस्पेक्शन इंक्वायरी भी कट चुका है। क्या यहां तक क्लियर है यार? बट मुझे लगता नहीं कि नहीं आया होगा, मेरी अंतरात्मा कह रही है गाइस, मेरी ए बोल रही है कि आया होगा, क्यों नो अंतरात्मा, मेरी ए मुझे बोल रही है कि आया है शिवानी, आया है, ध्यान से देख आया है, बट जब मैं देखने जा रही हूं तो मुझे नहीं दिख रहा। 222 तो भाई उसका है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला है, 62 राइट इशू है, 2 क्लॉज 55 मेंबर्स की डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये तो डोरमेंट कंपनी से सवाल आया है, चलो जी ठीक है।
उसके बाद ये सैल्मन वर्सेस सैल्मन है, ओके, ये डिविडेंड है, चलो जी ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सेक्शन 140 है ऑडिटर का, ये उसके बाद प्री सर्टिफिकेशंस हैं, 447 है, 7 है सेक्शन, ओके, ये डिपॉजिट से लग रहा है मुझे, ये आपका ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, चलो 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 चलो, ये सेक्शन नंबर 3 है, ये डिपॉजिट्स है, देन ये ऑडिटर्स है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, उसके बाद सेक्शन नंबर 4 है, ये जॉइंट शेयर होल्डर्स है। नहीं आया वो इस बार सवाल, इस बार नहीं है, मतलब पेपर में आएगा। चलो आइए पिछले अटेम्प्ट में देखते हैं कौन सा आया हुआ है। ICSI दिसंबर 2024 गाइडलाइंस आंसर। अगर ये हमारा पूरा हो गया तो मैं आज आपको डोरमेंट कंपनी भी करा दूंगी, ठीक है, आज मैं आपको डोरमेंट कंपनी भी करा दूंगी, सो दैट कंपनी लॉ का सिलेबस थोड़ा सा पहले कंप्लीट करें एंड देन कंपनी लॉ की क्लासेस हम GL या CMSL एज द केस में भी उन्हें दे दें। चलो चलो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सिलेबस ग्रुप 1, चलो जी आओ देखते हैं। इसमें तो आया होगा गाइस, इसमें तो पक्का आया होगा। चलो नेमोजुडेक्सिन कॉजा सुआ याद है तुम्हें, 62 है, लॉक इन पीरियड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डोरमेंट। अगर मेरे बच्चे आप देख रहे हो तो डोरमेंट का एक सवाल पेपर में आता ही आता है और 5 नंबर का आता है, 5 नंबर। तो मतलब कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे, डोरमेंट अच्छे से करके रख लो, तो एनी हाउ 5 नंबर तो तुम्हारे पक्के ही हैं, 5 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं। डोरमेंट इज दैट इजी भाई, दैट इजी। डोरमेंट में गिनती की 4-5 टॉपिक्स है, ठीक है, वो टॉपिक्स भी सही से कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाना है। ये चार्ज वाला है, ये डिविडेंड है, ये नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज ऐसे कैसे हो सकता है यार। इंटरनल ऑडिटर की हमने बात करी, इन्वेस्टिगेशन वाला तो हट चुका है, ठीक है, 2 क्लॉज 87, वैलिडिटी ओके, 130 ठीक है जी, 54 ओके जी, हटाओ, मतलब मुझे फिर अभी क्यों लग रहा है कि इस बार आने वाला है। ओके, अथॉरिटी टू गिव डिविडेंड, चलो जी हटो, आगे दो, 232 आ जाओ, 232। चलो क्वेश्चन नंबर 4B है, एक क्वेश्चन आया हुआ, चलो आइए एक क्वेश्चन, यही है ना, हाँ जी। देखो अल्फा लिमिटेड अ पेरेंट कंपनी, चलो 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 चलो, इधर 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 आ जाओ, आ जाओ पुचकी, मेरे बेटूज आ जाओ। भाई ये गिरा हुआ पेन, कसम से कते ही गिरा हुआ पेन है गाइस। चलो इधर देखो, इधर देखो, अल्फा लिमिटेड अ पेरेंट कंपनी owns 100% of equity shares of Beta Limited. It's wholly owned subsidiary. अगर तुम्हारा दिमाग यहां तक थोड़ा चल रहा होगा तो तुम समझ पा रहे होगे ये किसका केस है, ये किसका केस है, जल्दी बताओ। अल्फा लिमिटेड अ पेरेंट कंपनी 100% शेयर ओन करती है बेटा लिमिटेड के, और बीटा लिमिटेड इसकी होली ओन सब्सिडरी है। कुछ याद आ रहा है, फास्ट ट्रैक मर्जर, अभी मुझे नहीं पता क्या लगेगा, फास्ट ट्रैक मर्जर, ठीक है जी। The companies have proposed a scheme of merger amalgamation under section 232 of the Companies Act, whereby Beta Limited will be merged into Alpha Limited. अच्छा, this is the favorite question of examiner. अब मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से, ये कंपनी जो है एक कंपनी है और उसकी होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है, ये चाहे तो फास्ट ट्रैक में भी जा सकते हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक का सेक्शन 233 था, क्या ये लोग चाहें तो 232 में नॉर्मल प्रोसीजर में भी जा सकते हैं, यस और नो? यस, नॉर्मल प्रोसीजर में भी जा सकते हैं। तो वही वो क्या बोल रहे हैं कि भाई देख, ये जो है ये 232 के अंदर गए हैं, 233 के अंदर नहीं गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये 233 के अंदर जा सकते थे। Both companies have submitted an application before NCLAT
seeking approval of the scheme without convening meeting of their equity shareholder, secured creditors and unsecured creditors. अब इतनी बात मेरे बच्चे को पता है कि अगर आप सेक्शन 232 में जाते हो तो ट्राइब्यूनल आपको बोलता है कि आप क्रेडिटर की भी मीटिंग कराओ, आप मेंबर की भी मीटिंग कराओ. क्या इतना आपको पता है, यस और नो, कि ट्राइब्यूनल क्या बोलता है कि आप क्रेडिटर की भी मीटिंग कराओ, आप मेंबर की भी मीटिंग कराओ. वो कह रहे हैं लेकिन ये कंपनी चाहती है कि एनसीएलटी को हम अप्लाई कर दे और हमें मीटिंग जो है वो ना करवानी पड़े. जी ठीक है. डिस्कस वेदर एनसीएलटी हैज जुरिसडिक्शन to dispense with the requirement of conducting such meeting for purpose of sanctioning the scheme of amalgamation. Additionally, identify and elaborate on the key factors the tribunal will consider before issuing an appropriate order. Justify your answers with the provisions, with reference to the provisions of Companies Act 2013. अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना. हमें लगता है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो कंपनीज है जो फास्ट ट्रैक के लिए जा सकती थी, वो नॉर्मल मर्जर के लिए गई हैं और अब वो ट्राइब्यूनल को बोलती हैं कि मुझे मीटिंग नहीं करानी क्रेडिटर्स की और मेंबर्स की. ठीक है, तो क्या एनसीएलटी के पास पावर है कि वो बोल दे कि मत कराओ? और दूसरा, जब एनसीएलटी मर्जर का ऑर्डर देता है तो एनसीएलटी क्या क्या कंसीडर करता है? अब समझो मेरी बात, अब समझो. अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, सुनना, तो तुम इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बना के लिख कर आ सकते हो. मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो ये लिखा सकता है कि भाई ट्राइब्यूनल क्या कंसीडर करेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी लिक्विडिटी, कंपनी जो है वो लिक्विडेट ना हो जाए, कंपनी के जो एसेट्स है वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ तो गलत नहीं हो रहा, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ तो गलत नहीं हो रहा. एटलीस्ट एक पार्ट तो आप लिख कर ही आ सकते हो. मतलब हमने कंपनी लॉ में इतना पोर्शन कवर कर लिया है कि भाई अगर पेपर में कुछ, मान लो तुम्हें एक सवाल का कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी तुम इतना लिख कर आ सकते हो कि तुम्हें 1 से 1.5 नंबर उस सवाल में मिल जाए. आओ पढ़ते हैं. Section 232 of the Companies Act states that an application is made to the tribunal under Section 230 of the Companies Act for sanctioning a scheme of compromise arrangement proposed between companies या उसके members या shareholders. ठीक है, creditors. Compromise arrangement has been proposed. ठीक है, हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करी मर्जर के लिए. ठीक है, उसमें मर्जर में हमें बताएंगे कि पूरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका हाफ ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं. ठीक है, खत्म करूं. अब वो क्या कह रहा है भाई, देख, based on the statutory provisions and the judicial interpretation, case laws नहीं डालेंगे, it is evident tribunal has jurisdiction to dispense with the meeting of equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors. अरे एक मिनट रुकना, एक सेकेंड. हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. नहीं, बीएनएस है मैम उसका टॉपिक ना. हाँ हाँ, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम होगा ना. नहीं तो उसके दो जाएंगे, बीएनएस और बीएनएसएस. थंबनेल पे मैम, जेई जेल का होगा ना, जेई जेल में बीएनएस हो जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. गाइस ऑफिस से कॉल, ऑफिस से उठाना पड़ता है गाइस, उठाना पड़ता है. चलो आओ. अब वो क्या कह रहा है कि भाई देख, when the transfer and the transferee company involve a parent company and a wholly owned subsidiary, the meeting of equity shareholder, secured unsecured creditor can be dispensed as the right of equity shareholders are not being affected. अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है. अरे तो सुन, तुम्हें सुनने कह रहे, सुन रहे हैं मैम हम. अरे भाई तो क्या हो गया, तो सुन, तुम्हारे सामने ही तो कॉल उठाया है, ऑफिस से कॉल है. सुनना मेरी बात, सुनना. अब यहाँ पे लॉ मेकर क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी में मर्ज हो रही है, अगर ट्राइब्यूनल के पास जा रही है तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको बोल दे कि तू भाई इक्विटी की मीटिंग ना करा. क्यों? क्योंकि जो भाई पहले भी तो वो होली ओन सब्सिडरी थी, पहले भी तो मेरे सारे शेयर होल्डर उसी के कंट्रोल में थे, अभी भी वही ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या कह रहे हैं समझो, based on the statutory provisions
ये केस लो छोड़ दो। इट इज एविडेंट द ट्राइब्यूनल हैज जुरिस्डिक्शन to dispense up with the meeting of the equity shareholder, secured and unsecured creditor, ठीक है दी। The tribunal will evaluate whether the proposed scheme alters shareholder rights, देखो मैंने बोला था, whether there is any impact on the creditors members, ये भी मैंने बोला था, whether dispensing with the meeting would violate any provisions of the act, ये देखो ये हमने बात करी थी। If it is satisfied that the rights and liabilities of the stakeholders are unaffected and the scheme is fair, reasonable, that tribunal may exercise its discretion। आप समझो इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने पहले ही बोला था कि करवाने को तो ये चैप्टर इज लाइक अ समुंदर, जितना कंपनीज एक्ट है, जितना कंपनीज एक्ट है अकेला उतना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में आपको करा सकती हूँ, ठीक है, बट अभी उस आपके लिए इट इज ऑफ नो यूज। मैं अपने उसमें करा दूं कि देखो भाई इतना आता है, मुझे इतना आता है, अरे भाई तो तुम्हारा तो नहीं अभी उसका यूज है ना। तो क्या आप सुनना, बहुत सिंपल वे में थोड़ा सा दिमाग लगा के आप चाहो तो इसका आंसर आराम से बना के लिख के आ सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है? आप देखते हैं कोई और सवाल आया हुआ है या नहीं आया हुआ। आ जाओ, लिखवा भी दूंगी आपको एक सवाल, तो रोना नहीं है, ठीक है, कुछ की आ जाओ देखते हैं। देखो एक सवाल आया हुआ है 5 नंबर का, बट इस बार मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इस बार आप लोग प्रिपेयर्ड होके जाना, ये बात मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्वेश्चन आएगा। छोड़ दो आप डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, वो क्योंकि वो ना एक अटैचमेंट है, वो एक टॉपिक नहीं है, वो एक अटैचमेंट है, तो उसका इतना कुछ इश्यू नहीं है। ICSI जून 2024 गाइडलाइंस आंसर, जून 2024 में देखते हैं। मुझे लग रहा है जून 2024 में सेम सवाल आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल में तो कम से कम 1 महीना चलता है, अगर मतलब जब भी PW ने शुरू करा प्रोफेशनल, और अगर मेरे को चांस मिलता है आपको ये करवाने का, तो यू गाइज विल लव इट यार, यू गाइज विल लव इट। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2A, पहला ही सवाल आया हुआ है, देखो देखो क्या आया हुआ है। P लिमिटेड इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ Q लिमिटेड, ठीक है, P लिमिटेड इज अ, बच्चे क्वेश्चन हो रहे हैं यार जी, क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे समझ नहीं आ रहा आपको? मैम 2 साल से नहीं आया तो अब क्यों ही आएगा बच्चे? क्योंकि अब जो इस चैप्टर का पार्ट था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वो कट हो चुका है, ये हमें चिल्ला के बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आएगा, आप समझो। तो जितना मैंने कराया ना उसको प्लीज प्रिपेयर करके जाना। मानस आज क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चे, PYQs हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना मेरे साथ करना पड़ेगा, सो दैट हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या आया हुआ है, हम आइडेंटिफाई कर सके उस चीज को, ठीक है। आइए, P Limited is a wholly owned subsidiary of Q Limited. The company P Limited wants to make an application for merger, ठीक है जी, holding in subsidiary companies under section 232 read with section 230 of the Companies Act। ओके जी, एक कंपनी है, वो एक कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी है, वो मर्जर की एप्लीकेशन लगाते हैं 230 में, किस में लगाते हैं? 232 में, ठीक है। अब हमें पता है कि ये मर्जर 233 में भी हो सकता है। द कंपनी सेक्रेटरी Q Limited is of the opinion that the company cannot apply for merger as per section 232 of the act, and it shall be mandatory for the company to apply for merger as per section 233 fast track merger. Is the contention of the company secretary tenable as per the act? The answer is no. The answer is no. कि अगर एक कंपनी है, उसकी होली ऑन सब्सिडरी है, 2 स्टार्टअप कंपनीज है, स्टार्टअप स्मॉल कंपनी है, 2 स्मॉल कंपनी है, उनके पास 2 ऑप्शंस है, उनके पास 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला, या तो वो नॉर्मल चला जाए या तो वो फास्ट ट्रैक चला जाए। आपको भी पता है कि अगर वो फास्ट ट्रैक मर्जर में जाता है तो लास्ट में अगर ROC उसको ऑब्जेक्शन करती है और CG को लगता है वो ऑब्जेक्शन सही नहीं है, तो क्या CG उसको दोबारा से नॉर्मल में भेज सकता है? यस और नो? तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो फास्ट ट्रैक में अप्लाई करे। चलो जी ठीक है, एक बार इसका आंसर पढ़ के देखते हैं, ठीक है।
जब आप पास्ट ईयर करते हो ना तो यार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज, ठीक है, जिसमें हम सारे के सारे पास्ट ईयर सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आओ देखो, एज पर सेक्शन 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट, notwithstanding the provisions of section 230, a scheme of merger amalgamation may be entered between two or more small companies, holding company, wholly owned subsidiary, two or more startup, one small। इतना हमें पता है। द प्रोविजन ऑफ द फास्ट ट्रैक, देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ द फास्ट ट्रैक आर ऑप्शनल इन नेचर एंड आर नॉट कंपल्शन ऑन द कंपनी। 233 स्टेट्स दैट कि भाई देख, तू 232 में भी जा सकती है और तू 233 में भी जा सकती है। Therefore, with respect to scheme of arrangement or companies falling within the preview of section 233 of the Companies Act, the concerned company may at the discretion opt to undertake such scheme of the act। तो यानी मतलब क्या है, टोटली उसकी डिस्क्रिशन पे है, टोटली उसकी क्या है, डिस्क्रिशन पे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ समझो तो क्या जो हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में किया है, आपको नहीं लगता सवाल उसी में से आते हैं? ठीक है, देखो आपसे कोई नहीं पूछेगा फॉर्म्स, आपसे कोई फॉर्म्स नहीं पूछेगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये चैप्टर सिर्फ दिया इसलिए गया है ताकि आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो। अच्छा, एनसीएलटी की अप्रूवल लेते हैं, फिर क्रेडिटर्स की लेते हैं, फिर मेंबर्स की लेते हैं, अच्छा इतनी अप्रूवल चाहिए, नोटिस देना होता है, सिर्फ इसीलिए दे रखा है। आपसे का की सीरीज नहीं पूछी जाएंगी बिकॉज वो अभी आपको याद भी नहीं हो सकती। आई होप इट्स ओके, ठीक है। आ जाओ, चलो एक और चीज करते हैं, 2023 का भी देख लेते हैं, ठीक है, 2023 का भी देख लेते हैं। आ जाओ, दिसंबर 2023 का देख लेते हैं। अब इसके बाद डोरमेंट कंपनी स्टार्ट कर दे, अभी तो हमारे पास टाइम है ना, सिलेबस 2022 एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1। इसके बाद डोरमेंट एक ही लिखवा देती हूं एंड उसके बाद हम डोरमेंट कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, बताओ चलेगा? चलो चलो, सो दैट डोरमेंट कंपनी अगर हमारा हो गया तो परसों से हम जर्नल मीटिंग कर लेंगे ना। आज क्या है, आज हमारा कौन सा वार है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार से हम जर्नल मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। 15 तक हमारी जर्नल मीटिंग खत्म, परसों 9 है ना, 15-16 तक जर्नल मीटिंग खत्म। जब आप दिवाली ब्रेक से जाओगे उससे पहले सीएसआर खत्म हो जाएगा, जर्नल मीटिंग और डायरेक्टर्स की भी हो सकता है 1-2 क्लासेस हो जाए। चलो आओ, तो फिर तो सिर्फ डायरेक्टर्स ही बचेगा। चलो फिर तो तुम 5-10 तक फ्री भाई, 5 तक फ्री यार तुम, तो फिर 10 भी नहीं होगी तुम्हारी तो। चलो खैर आओ, ये तो ठीक है जी, ये सेक्शन 12 है, ओके, ये इंटरिम डिविडेंड वाला केस है। चलो जी, हाँ, सेक्शन 213 नहीं, ये 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 134, सेक्शन नंबर 134, ठीक है। चलो 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 ऊपर चलो, सेक्शन नंबर 239, आ जाओ आ जाओ। चलो आओ, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पीरियड ऑफ 10 years इज ओवर। अ पीरियड ऑफ, बच्चे मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी का रूल वह हटा, नालायक हटा दिया गया है, कंप्लीट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हटा दिया गया है, प्रॉपर हटा दिया गया है। बच्चे टॉपिक्स आपको नहीं करने जो बच्चे हुए हैं, मैंने क्या बोला है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बहुत बड़ा है, बट आपको जितना करवाया है बस आपने उतना ही करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आइए क्या लिखा हुआ है, अ पीरियड ऑफ 10 years इज ओवर, ठीक है, from taking over X Limited transferor company by Y Limited transferee company by acquiring its share, and hence board resolution have been passed by the transferee company in the meeting held on June 23 to destroy the books and papers of the transferor company, considering the related preservation of books of accounts of the company for 8 years. Referring to the provisions of the Companies Act, decide the validity of the decision। यार मुझे बेसिकली ऐसा लगता है, समझो, मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि भाई देख
अगर तूने कोई कंपनी एक्वायर करी है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट तेरे को परमानेंटली प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई कंपनी क्या करी है एक्वायर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स परमानेंटली प्रिजर्व करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करो, परमानेंटली प्रिजर्व करो। चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। भाई सेक्शन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आ जाइए। एज पर सेक्शन 239, the books and papers of the company which has been amalgamated with or whose shares have been acquired under this chapter shall not be disposed of without the permission of CG. And before granting such permission, the CG may appoint a person to examine the books and papers or any one of them for the purpose of ascertaining whether they contain any evidence or the commission of any connection in offense, formation or management of the affairs of the transferee company. Hence, the decision of the board is not valid. For disposal of record of the transferor company, the transferee company should obtain prior permission. आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये मैं अभी करा देती हूँ, ये तभी आपको पास्ट ईयर करा रही थी सो दैट कुछ नए टॉपिक्स मिले जो हम लोग आपको करा सके। आइए, सेक्शन 239 क्या बात बोलता है कि भाई देख, तू ट्रांसफरर कंपनी है, तू किसी कंपनी में गई यानी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। अब ट्रांसफरी कंपनी जो है वो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स बिना सीजी की अप्रूवल के डिस्ट्रॉय कर नहीं सकती, बिना सीजी की अप्रूवल के डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। और सीजी जब अप्रूवल देगा तो एक पर्सन को अपॉइंट कर लेगा, जो पर्सन बुक्स चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं इस बुक्स में कोई सबूत है जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो पर्सन ग्रीन सिग्नल देगा तो ही बुक्स को क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रॉय, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। आओ ये बात आपको लिखवा देती हूं, सेक्शन नंबर 239, आ जाइए ये बात लिखवाती हूं आपको। चलो लिखो, एक मिनट गाइस, पानी पी ले। Section number 239. Let me open the Bayer Act first. Section number 239 of the Companies Act. आइए लिखिए, चलो चलो चलो। अरे आज हमने इतना लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो। सेक्शन नंबर 239, प्रिजर्वेशन। आपको बिना तैयार किए पेपर में नहीं भेजेंगे, बस इतना याद रखना, कुछ भी अगर हल्का सा भी रहेगा ना तो वो आपको लास्ट मोमेंट तक मैं करा के पेपर में भेजूंगी। और रिवीजन के टाइम भी आपको अकेला नहीं छोड़ना मैंने। इट इज नॉट लाइक सेल्फ स्टडी, मुझे पता है तुम सेल्फ कितनी स्टडी करते हो, आई नो दैट। सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं तुम्हें रात का टाइम दूंगी, लेकिन दिन में मैं खुद तुम्हें रिवाइज कराऊंगी, मैं खुद तुम्हें लिखवाऊंगी, बिकॉज आई एम सॉरी गाइज, बट आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, रात को तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम देंगे हम, बिल्कुल देंगे। आइए लिखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज, अमलगमेटेड कंपनीज। आइए, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। कह रहे हमें खुद हम पे विश्वास नहीं है, आप क्या करोगे। आइए लिखिए मेरे बच्चे, द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी shall not dispose of with prior approval without prior approval of CG, ठीक है। CG may appoint a person
to examine books and papers or any of them for purpose of ascertaining whether they contain any evidence of commission of offense. कमीशन ऑफ ऑफेंस लिख लीजिए। थिकनेस ज्यादा है, ठीक तो है थिकनेस ओए। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? चलो चले आगे, एक और सेक्शन करते हैं मेरे बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत? चले डन। आइए, एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 237। एक सेक्शन आता है, सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 237 सेक्शन। अच्छा ठीक है, चलो आज इसी के थोड़े से टॉपिक्स में आपको और करा देती हूँ, और कल डोरमेंट कंपनी कर लेंगे। वो डोरमेंट कंपनी कल खत्म भी हो जाएगा, तो मेरे पास नोट्स है, वही नोट्स मैं आपको दे भी दूंगी। मैं एक बार घर जाके देख लूंगी, मेरे पास बनाए हुए हैं, राइट। तो डोरमेंट कंपनी में टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। परसों से वैसे भी हम जर्नल मीटिंग शुरू करने ही वाले हैं। थिकनेस कम करूं? चलो ये लो, तुम खुश भाई, तुम खुश हो जाओ, ये लो तुम खुश हो जाओ पुकुस। चलो आओ, सेक्शन नंबर 237, power of CG, power of CG to amalgamate company in public interest। इसका मतलब क्या है कि जब सीजी को लगता है कि कंपनीज को अमलगमेट करना जरूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो ऑर्डर दे सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जैसे येस बैंक चल रहा है, अब येस बैंक भाई पहले इतना बढ़िया होता था, येस बैंक पहले उसका इतना बढ़िया शेयर होता था, लेकिन आज उसका शेयर 10-15 यहीं पे रुड़क रहा है, यहीं पे रुड़क रहा है। तो अब सीजी को लगता है यार बैंक बंद करना कौन सा आसान है, तो सीजी एचडीएफसी को बोलती है कि भाई तू येस बैंक को ना अपने अंदर मर्ज कर ले, येस बैंक को अपने अंदर क्या कर ले, मर्ज, बिकॉज दिस इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेक्शन कौन सा डील करता है उससे? सेक्शन नंबर 237, पावर ऑफ सीजी। इसका मतलब क्या है समझो यार। काव्या मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा रही हूं, ठीक है, चलो तुम नोट्स सही से आ जाएंगे। आइए लिखिए, सीजी may issue an order, CG may issue an order to amalgamate companies when it is essential in public interest or it is necessary for national security और जर्नल वेलफेयर। ठीक है, अच्छा इसमें स्कीम, अब आप यूजुअली मुझे एक बात बताना, अगर मेरी कंपनी ये बोल रही है, अगर मेरी कंपनी ये बोल रही है कि मेरे को मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है, तो स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मैं बनाऊंगी। बट अगर सीजी बोल रही है मुझे कि अमलगमेशन कर, तो क्या स्कीम भी सीजी से ही आएगी? यस और नो? स्कीम भी किससे आएगी? सीजी से। क्या ये लिख लिया सबने?
प्लीज मेरे साथ लिखते चलो बच्चे, प्लीज मेरे साथ लिखते चलो। मैं बार बार कह रही हूं ये चैप्टर आ सकता है, अब आपको मॉड्यूल में से नहीं करना, बस जितना मैं करा रही हूं उतना घर जाके बस पढ़ना है, सिर्फ इतना। नोटेड, डन। स्कीम कौन बनाएगा? तुम बनाओगे? हैं? तुमसे तो बस स्कीमें बनती नहीं है, क्या तुम बनाओगे स्कीमें? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी। स्कीमें कौन बनाएगा? आइए लिखिए, द सीजी विल द CG will prepare draft order of amalgamation the order will state, ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि कैसे क्या करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज of new amalgamated company, the transfer of employees, assets and contracts, the compensation given to shareholders or creditors, other necessary details। समझ गए? क्या सीजी ये ऑर्डर करेगी? क्या सीजी ये ऑर्डर करेगी? यस और नो, मुझे बताओ। हाँ, ये देख लो गाइस, ये देख लो, ये कर लेते हैं पहले। बच्चे पहले आप लिख लो, मैं आपको समझा दूंगी। लिख लो, टेंशन मत लो, जब तक मैं यहां हूं टेंशन मत लो। चलो चले। The order will state the constitution, property, rights, liabilities of the new company, the transfer of employees, assets, contract, the compensation given to shareholders and creditors, and other necessary details। ये मैं आपको कराऊंगी, फिर से रिपीट करूंगी। अभी तो समझाया नहीं मैंने, ये पागल हो गए हैं। जिंदा लाशों समझा दिया मैंने? नहीं, तुम बताओ, समझा दिया मैंने? समझाया कहाँ है पिचकू? अभी नहीं समझाया, अभी तो बस लिखवा रही हूं, अभी तो बस लिखवा रही हो, तुम हो चुके हो गाइस। चलो आओ अगला, राइट टू ऑब्जेक्ट और मेक सजेशंस। आइए लिखें, राइट टू ऑब्जेक्ट एंड मेक सजेशन। अब वो क्या कह रहा है भाई, देख सीजी तो ना ड्राफ्ट तो कर दिया, चलो जी ठीक है। अब मान लो ये सीजी है, ठीक है, और ये दो कंपनीज है ए और बी। सीजी चाहती है कि दो कंपनीज अमलगमेट हो जाएं, तो जो सीजी ने कॉपी बनाई है, जो सीजी ने ऑर्डर बनाया है, कॉपी ऑफ प्रपोज्ड अमलगमेशन, ये दोनों को दी जाएगी एंड ये दोनों विद इन 60 डेज, आई एम सॉरी, विद इन 60 डेज मेक रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन अगर कोई भी होगी तो। ठीक है, प्रपोज्ड कॉपी इनको दिया जाएगा, अगर इनके कोई भी दिक्कत है तो ये बताएंगे। आइए, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी। आओ पहले ये लिख लो, फिर आपको मैं कंप्लीट समझाती हूं इसको। लिखो,
द ट्रांसफरर कंपनी cease to exist, चलो जी ठीक है, their undertaking property and liabilities automatically vests in new company. Shareholders of old company become shareholders of new company. चले, उसके बाद यहां पे लिखवा देती हूँ, if any member or creditor feels aggrieved तो वो एप्लीकेशन लेकर एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, और जो एनसीएलटी का डिसीजन होगा इज फाइनल। लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको। लिख लो गाइस, चलो चलो चलो, ये लो साइड हो गई साइड। चलो एक बार पढ़ ले इसको, एक बार पढ़ ले। ऑर्डर ऑफ सीजी रजी, ऑर्डर ऑफ सीजी कौन देगा? ऑर्डर सीजी देगा ना। अच्छा देखो, 230 में हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ा, फिर 232 में हमने मर्जर अमलगमेशन पढ़ा, 233 में हम लोगों ने पढ़ा फास्ट ट्रैक, 234 में फॉरेन कंपनी, 237 में वो क्या बोल रहा है समझो, 237 में ये बोल रहा है कि आपने मर्जर करा नहीं है, सीजी ने ऑर्डर दिया है कि करो। समझो, सीजी ने क्या ऑर्डर दिया है कि करो। नोट हो गया? शुरू से समझाऊं? हेलो, ओए ओए सोना नहीं, इधर पुचकी, इधर इधर इधर, शुरू से समझाऊं? पक्का वक्का पुचकी, आओ देखो, ये रहा है 237। वो क्या बोल रहा है, देख भाई, अगर सीजी चाहे तो अमलगामेशन का ऑर्डर दे सकती है। कब? जब सीजी को लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। क्या क्लियर है? अब सीजी जो ऑर्डर देगी, क्या उसमें वो स्कीम खुद ड्राफ्ट करेगी? यस। लाइबिलिटीज का क्या होगा, एसेट्स का क्या होगा, उसके बाद क्रेडिटर्स को कैसे पे करेंगे, शेयर होल्डर्स को कैसे पे करेंगे, एम्प्लॉयज का क्या होगा, क्या वो ये सब खुद अपने ऑर्डर में बताएगी? यस। द कॉन्स्टिट्यूशन कि दूसरी कंपनी जब आप में मर्ज हो जाएगी तो नई कंपनी कैसे बनेगी, प्रॉपर्टी क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्या होंगे, एम्प्लॉयज कैसे ट्रांसफर होंगे, कोई ओल्ड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा ट्रांसफरी के पास नहीं जाएगा, कंपनसेशन क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को कितनी मिलेगी, और नेसेसरी डिटेल्स। अब सीजी ने जो ऑर्डर बनाया वो दोनों कंपनीज को देगी, और अगर दोनों कंपनीज को उस ऑर्डर में कोई भी सजेशन या ऑब्जेक्शन है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन देगा। कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी क्रेडिटर जो इस स्कीम से खुश नहीं है वो ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करेगा, और जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल। अब मान लो सीजी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सीजी ने ये स्कीम अप्रूव कर दी है, सीजी का ऑर्डर आ गया कि अमलगमेशन कर दो, तो कह रहा जो ट्रांसफरर कंपनी है वो बंद हो जाएगी क्योंकि वो पूरी मर्ज हो चुकी है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है, जितनी लाइबिलिटीज है, ऑटोमेटिक वेस्ट इन न्यू कंपनी, मतलब ट्रांसफरी कंपनी में ऑटोमेटिक चली जाएंगी, और जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर थे वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, और जो सीजी का ऑर्डर आएगा वो 30 दिन के अंदर आप आरओसी को बता दोगे। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ सीजी जब आएगा आप आरओसी को बता दोगे इन 30 डेज। बस डेज आपको इससे ज्यादा याद नहीं रखने। क्या यहां तक क्लियर है? ऑटोमेटिक है भाई, आंखें खराब इनकी जिंदा लाशों की। क्या लिखा है? शेयर होल्डर ऑफ ऑल कंपनी, ये रहा, कहां लिखा? देयर अंडरटेकिंग एंड प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज ऑटोमेटिक
वेस्ट इन न्यू कंपनी। ऑटोमेशन कहां से आ जाएगा भाई, मेरा दिमाग नहीं समझ आता तुम्हें। ऑटोमेशन कहां से आ जाएगा? ऑटोमेशन वेस्ट, बहुत बढ़िया। क्या अंग्रेजी, क्या इंग्लिश तुम्हारी, क्या इंग्लिश। चलो, ऑटोमेशन की कोई सेंस बन रही है इसमें? नहीं, तुम बताओ ऑटोमेशन की कोई सेंस बन रही है? यू 2 रुपीज स्टूडेंट। चलो 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 चलो, आइए, राइटिंग खराब बोलते रहेंगे। चलें गाइस आगे, चले आइए। एक बार, ये कौन सा पेपर था यार? दिसंबर 23 का था ना? जून 23 का भी देख लें, जून 23 का भी देख लें। आ रहा हूं, चलो, जून 23 में भी आ गया होगा ना? हाँ चलो आओ, क्या पता कुछ नया देखने को मिल जाए। 11, 15, 20, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। चल 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 चल, ये तो आ गया जी, डिविडेंड। ओके जी, ये यही किया था ना हमने? नहीं, ओके, 213 यही तो किया था। जून, ये कौन, दिसंबर 23 का खुल गया ना? जून 23 का, अच्छा जून 23, ओके, जून 23 में आई गेस ये चैप्टर ही नहीं था मुझे लग रहा है। ठीक है, जून 23 में ये चैप्टर ही था, कोई बात नहीं। आओ आओ आओ, ये सारा कट गया है। क्लास एक्शन सूट ये पहले ही होता था, ये काफी इजी था और पेपर में आता भी अच्छा खासा था। मेजॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स एंड ऑल, ठीक है। आइए, ओके, मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी राइट्स है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। आ जाइए, ये केस लो आपके पेपर में बच्चे, आपका ऑलमोस्ट सब तो कट चुका है, बट ये रहता है एक फोर्स वर्सेस हार्बोटल रूल। क्या रहता है बच्चे? फोर्स वर्सेस हार्बोटल रूल। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बस उतना ही कराना है, ठीक है, जितना करवा दिया बस, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? आइए, अब समझना एक चीज रहती है फोर्स वर्सेस हार्बोटल। क्या रहता है बच्चे? फोर्स वर्सेस हार्बोटल। आप मुझे एक बात समझना, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आ सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, फोर्स वर्सेस हार्बोटल। आ जाओ, लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, फोर्स वर्सेस हार्बोटल। आओ, ये मैं आपको अच्छे से लिखवाती हूं, ये जैसे मैं लिखवा रही हूं, अगर पेपर में सवाल आ गया तो तुम वैसे ही लिख कर आओगे। मैं दोबारा बता रही हूं, हेलो, समझो, ये जैसे मैं आपको लिखवा रही हूं, पेपर में सवाल आ गया तो एज इट इज वैसे ही लिख कर आओगे। खुद का दिमाग नहीं लगाना, जो चीज है नहीं उसे इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं करनी। कह रहे कौन सी बोतल है भगवान। चलो, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखो लॉ मेकर क्या कह रहा है भाई, देख, हे शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर बनकर रहे, ज्यादा ज्यादा कंपनी के डायरेक्टर बनने की कोशिश मत कर, ज्यादा कंपनी के डायरेक्टर बनने की कोशिश मत कर। एक ईशा रानी कह रही है समझा दो, नहीं समझाऊंगी ईशा मैं, नो, मूड नहीं है मेरा समझाने का, मूड नहीं है। अरे जिंदा लाशू, हार बोतल, फोर्स वर्सेस हार बोतल। सुनना मेरी बात, कंपनी के शेयर होल्डर रोते रोते बिलकते बिलकते, रोते रोते बिलकते बिलकते एनसीएलटी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? एनसीएलटी के पास, और जाके कहते हैं, हे एनसीएलटी, एनसीएलटी बोलता बोल, हे एनसीएलटी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एनसीएलटी कहती कितने कितने की? कहता कंपनी की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की है और 2 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये में। अच्छा, एनसीएलटी कहता तो तू क्यों रो रहा है? कहना शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा है, शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा है। आप समझो, एनसीएलटी समझो, कंपनी की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 रुपये में बेच रहे हैं, शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा है। एनसीएलटी ने बोला अच्छा निकल निकल, इंटरफेयर मत किया कर तू,
कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे नहीं चलाना, ये डायरेक्टर्स को अच्छे से पता है। डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो कंपनी को किसी भी रेट पर एक्वायर कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को, और कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को किसी रेट पर बेच सकते हैं, जब तक वो ये काम फ्रॉडुलेंटली नहीं कर रहे, जब तक वो ये काम जानकर तेरे को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे, तब तक मेरे पास शक्ल मत दिखा दियो, तब तक शक्ल मत दिखा दियो। समझो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कि भाई देख, समझो, देख, हे शेयर होल्डर, तू बात बात पर ये नहीं बोल सकता माइनॉरिटी के साथ तो गलत हो रहा है। अरे भाई आप समझो, जब कंपनी में बोला जाता है ओआर पास होगा या एसआर पास होगा, तो कुछ शेयर होल्डर तो हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे ही, जो रोएंगे। सही नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो जब से पैदा हुए हैं तब से रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है तब से, बस कुछ लोग चुप होना भूल गए। आप समझो, हम सब रोते रोते पैदा हुए थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप होना भूल गए, तो भाई वो तो हमेशा रोते ही रहेंगे। 100 का अप्रूवल तो कभी भी नहीं आएगा। कोई कंपनी डिसीजन ले रही है, उसमें 10 अगेंस्ट है, तो भाई 10 वो तो रोते रोते हमेशा जाएंगे एनसीएलटी के पास। अगर एनसीएलटी उन्हें एंटरटेन करने लग जाए तो कंपनी कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाएगी। बताओ, इतना समझ पा रहे हो? कंपनी कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाएगी। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? मेजॉरिटी। हर डिसीजन हर कंपनी में मेजॉरिटी से चलेगा। आप मेरी बात बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। हर डिसीजन हर कंपनी में मेजॉरिटी से लिया जाएगा। बोलो गाइस, हर डिसीजन हर कंपनी में मेजॉरिटी से लिया जाएगा, माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये डिसाइड हुआ था फोर्स वर्सेस हार्बोटल में। लेकिन अगर कुछ केसेस में माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉड हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, तो माइनॉरिटी जा सकती है कोर्ट में। तो जो आपका चैप्टर कट हुआ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, वो यही था कि अगर माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, तो वो एनसीएलटी के पास जा सकती है। बट ये याद रखना, हर डिसीजन कंपनी में मेजॉरिटी से लिया जाएगा, मेजॉरिटी से लिया जाएगा, मेजॉरिटी से लिया जाएगा। माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में लिखवाऊं, आइए, every decision in a company will be taken through approval of majority. Minority will not interfere unless their rights are violated. आपको पता है, एक बार के पेपर में सबसे पहला सवाल यहीं से आया था। सबसे पहला सवाल यही था। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कौन से पेपर का था। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, फोर्स वर्सेस हार्बोटल। याद कर लोगे, पेपर में आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है तो 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। 5 नंबर यहां से ले लेना, डोरमेंट से ले लेना। ठीक है, तो और क्या चाहते हो? तो चलें आगे, आगे चले। शेल वी मूव अहेड। अच्छा, क्या ये समझ आया है? फोर्स वर्सेस हार्बोटल क्या समझ आया तुम्हें? कि एकदम तुम्हारा जो दिमाग है वो चलो आओ, एक बार पढ़ोगे मेरे बच्चे? ये एक बार ये पढ़ोगे? पढ़ के बताना कि जो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी प्रॉपर। बाकी 90 कहां से लाना है? बिल्कुल मेहुल, मैंने पढ़ाया थोड़ी ना जो तुम्हें 90 ले आ जाएंगे। सच कह रहे हो, मैंने कौन सा पढ़ाया है तुम्हें? हाँ, 5 महीने हो गए, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, बट हमने कौन सा करवाया है? सही कह रहे हो, लिखवा रही हूँ, अभी लिखवा रही हूँ। तुम पहले ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो जो सामने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको लिखवाती हूँ।
प्रॉपर लिखवाऊंगी, एक बार पढ़ लो। टफ नहीं है बोर्ड मीटिंग, बस लेंदी है, हमें टाइम लगेगा। मतलब हमें मान लो आज 7 तारीख है, तो परसों से जर्नल मीटिंग शुरू होगी, 9 से जर्नल मीटिंग शुरू होगी, तो 15 को जर्नल मीटिंग खत्म होगी, 16 को CSR होगा, 17 को अगर हम बोर्ड स्टार्ट करेंगे तो हमारा 5 नवंबर तक बोर्ड खत्म हो जाएगा। एनुअल रिपोर्ट तो मैं तुम्हें रिवीजन में करा दूंगी यार, एनुअल रिपोर्ट की तो टेंशन मत लो, वो तो एक रिवीजन में हो जाएगा। तुम ये पढ़ लो यार एक बार। इसमें भी यही लिखा होगा कि माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी, इसमें भी यही लिखा होगा कि माइनॉरिटी विल नॉट इंटरफेयर। फोर्स वर्सेस हार्बोटल में हुआ क्या था, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ केस हो गया था कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को लोअर रेट पे बेच रहे हैं, तो एनसीएलटी ने मना कर दिया था कि आप हे माइनॉरिटी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर डिसीजन कंपनी में मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाएगा, अगर मेजॉरिटी एग्री है तो आप रोते रोते नहीं आ सकते। बट अगर आपके राइट्स हैम्पर होते हैं, या कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो फ्रॉडुलेंट एक्ट है, कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो अल्ट्रा वाइज है, तब माइनॉरिटी जाएगी, तो तब माइनॉरिटी सुनी हो, तब माइनॉरिटी की सुनी जाएगी। क्लियर है? एक बार आओ लिखवा दूं बच्चे, आइए। GIGL भी बच्चे 10th GIGL का मेरा टारगेट है कंपनी लॉ के 10 डेज के अंदर अंदर खत्म करना, मतलब जब कंपनी लॉ खत्म होगा उसके 10 दिन। रूल ऑफ फोर्स वर्सेस हार्बोटल, आइए लिखिए। रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल, लिखिए। Two shareholder sued the directors of company alleging that the directors had committed wrong against company. The directors has committed the wrong against the company. The NCLT, उस टाइम पे NCLT नहीं थी, कोर्ट था, बट हम NCLT लिखते हैं, डिसमिस द केस। क्यों? कि भाई देख, तू कह रहा है कि कंपनी के साथ गलत हुआ है, तू कह रहा है कि कंपनी के साथ गलत हुआ है, लेकिन कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, उसके साथ गलत हुआ है, समझो, उसके साथ गलत हुआ है तो कंपनी देखेगी ना, तेरा माइनॉरिटी, तेरा आने का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सुनना, यहाँ पे मेजॉरिटी रूल लिखा गया, और कंपनी कैसे आती है, मेजॉरिटी के थ्रू, मेजॉरिटी रूल आया, इफ a wrong is done to company, the proper person to report the wrong is company, not the shareholders। ठीक है, कि अगर कंपनी के साथ गलत हुआ है तो कंपनी आएगी ना, कंपनी के साथ गलत हुआ है तो कंपनी आएगी। अब कंपनी कैसे आती है, मेजॉरिटी के थ्रू आती है, तो मतलब अगर मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है तो सही है, अगर गलत लग रहा होगा मेजॉरिटी को तो कंपनी खुद आएगी। उसके बाद लिखो, रीजंस बिहाइंड रूल ऑफ मेजॉरिटी, रीजन बिहाइंड रूल ऑफ मेजॉरिटी, वो कह रहा रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों आई, रूल ऑफ मेजॉरिटी, आइए लिखिए। सबसे पहला, कंपनी की एक सेपरेट पर्सनालिटी है, कंपनी हैज अ
सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा, डेमोक्रेसी इन कंपनीज अफेयर्स, अदरवाइज तो हर दूसरे दिन चलते फिरेंगे माइनॉरिटी। जैसे मेजॉरिटी शुड रूल, minority should not obstruct। तीसरा, avoid multiple unnecessary lawsuits। सिंपल है। शेयर होल्डर्स के साथ गलत, बच्चे गलत कैसे हुआ? अब मान लो मैं तुमसे पूछूं चाय पीनी है कॉफी, तुम 300 बच्चे हो, 300 में से 280 कहते हैं चाय, 20 कहते हैं कॉफी, तो भाई मैं चाय मंगाऊंगी ना, तो इसमें ही थोड़ी बोलोगे कि 20 के साथ गलत हुआ। मैंने क्या बोला है कि 100 के 100 तो कभी एग्री नहीं करते अनटिल अनलेस उनसे मेरा कोई पर्सनल द्वेष था। समझो, मैंने कुछ अल्ट्रा वायर्स किया, कुछ फ्रॉडुलेंट किया, तब तो उनके पास पावर है कि वो जा सकते हैं। ऐसी रोज मुंह उठा के थोड़ी ना चले जाएंगे, समझो ना। आइए, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या है? अगर कंपनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट करती है तो माइनॉरिटी जा सकती है। कंपनी फ्रॉड कर रही है माइनॉरिटी पे तो माइनॉरिटी जा सकती है। किसी एक्ट में एसआर चाहिए था, कंपनी ने ओआर पास कर दिया तो माइनॉरिटी जा सकती है। एक्ट्स रिक्वायरिंग एसआर डन बाय ओआर, infringement of minority rights, infringement of minority rights, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, मतलब कंपनी के डायरेक्टर गलत हैं, जो रॉन्ग डूअर्स है, जो गलत कर रहे हैं वही कंपनी के कंट्रोल में है, यानी डायरेक्टर कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टर ही गलत है। लैंडमार्क केस याद रखना बस, कौन सा है? फोर्स वर्सेस हार्बोटल। और इसकी एक तो ये लैंडमार्क केस इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। बस इस एक्सेप्शन को अब एक एक दो दो लाइनों में बस आपको डिफाइन करके आना है। और अब अगर तुमने अपना मुंह चलाया कि मैम इसकी एक एक दो दो लाइनें भी लिखवा दो, तो यहीं से चांटे आएंगे कसम से, क्योंकि इतना नालायक तुम पे शोभा नहीं देता बनना। राइट ऑफ बच्चे, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर इसी केस में है कि अगर कंपनी अल्ट्रा वायर्स कर रही है, कंपनी फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी कर रही है, कंपनी एक्ट्स रिक्वायरिंग एसआर थे, उन्होंने ओआर पास करके कर लिया, माइनॉरिटी के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल है, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो गलत हैं और वो कंट्रोल में है कंपनी के। समझ गए? समझे कुछ बबुआ? या एकदम बट्ठा गल तुम्हारा कह रहे हमें आता जाता कुछ नहीं है मैडम, हमें आता जाता कुछ नहीं है, हमसे चाटे करा लो। फटाफट से याद करो, अब इनको ये होगा याद क्या करना है, फटाफट से याद करो एक्सेप्शंस, जल्दी जल्दी। अल्ट्रा वायर्स, सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे? अल्ट्रा वायर्स। उसके बाद फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, एक्ट्स रिक्वायरिंग एसआर डन बाय ओआर, इंफ्रिंजमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। ठीक है, ये लेंस जब बड़े होते हैं ना फ्रेम, तो वो बहुत जल्दी उस पे कुछ ऐसे गलती से भी थोड़ा सा हाथ लग जाए भाई वो हो जाता है। चलो चले गाइस, चलो आओ, क्या है? फटाफट से आइए आइए आइए। माइनॉरिटी मेजॉरिटी रूल, क्या पढ़ा हमने? मेजॉरिटी रूल। क्या पढ़ा है गाइस? मेजॉरिटी रूल। क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ कौन सा है? फोर्स वर्सेस हार्बोटल। इसमें क्या बोला गया था कि कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी, माइनॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। समझ गए? अब सुनना, माइनॉरिटी इंटरफेयर क्यों नहीं करेगी? भाई कंपनी के साथ गलत हुआ है तो कंपनी जाएगी ना केस करने, तो क्यों जा रही है? और अगर माइनॉरिटी को जाने दें तो आप समझो माइनॉरिटी तो हर छोटी बात पे रो रो के चली जाएगी।
बट क्या कुछ एक्सेप्शन है? ये कंपनी अल्ट्रा वायर्स काम कर रही है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल है, एसआर चाहिए था, ओआर पास कर लिया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है, क्या उस केस में माइनॉरिटी भी जा सकती है क्या? यस। रॉन्ग डूअर्स भाई जो गलत करते हैं उन्हें रॉन्ग डूअर्स बोलते हैं। मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स गलत कर रहे हैं तो यहां पे रॉन्ग डूअर्स इन रॉन्ग डॉग्स नहीं है, डूअर्स है, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। रॉन्ग डूअर्स जो गलत करता है उसे क्या बोलेंगे? रॉन्ग डूअर ही तो बोलेंगे ना, गलत करना रॉन्ग डूअर। इन कंट्रोल, कंपनी का डायरेक्टर जो है वो गलत कर रहा है तो रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल है ना। हे भगवान, तुम पागल हो, तुम पागल हो गाइस। अरे दीप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेम पिंच। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। मैम एक बार मॉड्यूल से करा दीजिए। मैम आप ही टेंशन दे रहे हैं, अभी बोले हो गया कंप्लीट चैप्टर। हाँ तो क्या हो गया? तो मेरे पास तो टाइम था तो मैंने टॉपिक करा दिए सर। उस तुम क्रैक व्रैक हो थोड़े, टॉपिक से तो करें, क्या हो गया? मैम सब सेक्शन याद करना नहीं, एक बार मॉड्यूल से करा दो, पागल हो जाओगे तुम। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मॉड्यूल से नहीं करना है, सिंपल। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मॉड्यूल से नहीं करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैम हो गया मैम, अब ठीक है ब्राइटनेस। ओके वेंकटोस मैम सुनिए ना, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ओके मैम न्यू सिलेबस वाले 2023 से जितने पेपर हैं उतने ही करेंगे मेरे बच्चे, ओल्ड सिलेबस के नहीं करेंगे, ओल्ड सिलेबस के नहीं करेंगे। मैम मैं आंसर अच्छे से नहीं बना पा रहा बच्चे, अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें यू नो आई हेल्प यू गाइस टू राइट डाउन द आंसर, तो इजी रहेगा, इजी। 1 2 3 4 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। देखो मैं आपको ये बात बार बार बोल चुकी हूं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बहुत बड़ा है बट आपको उतना ही करना है जितना मैंने करवाया था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई गिला शिकवा तुम्हें है ओए कुछ की? चलो आओ एक क्वेश्चन कराती हूँ। चलो पेपर देखना पड़ेगा बस कौन सा, मुझे लग रहा है जून 24 में आया था, जून 24 में आया था, देखते हैं। ग्रुप 1 है ना तुम्हारा सिलेबस 2024, ग्रुप 1 2022। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यार, ये भी करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट रुकना, 2022 में आया था, कब आया था? जून 2023 में आया था, एक क्वेश्चन आया था, दिसंबर 23 में आया था क्या? रुको मुझे एक मिनट देना बस, नहीं दिख रहा यहाँ पर तो। ये क्या है? कंपनी लॉ नहीं, मेरे माइंड में नहीं है। जून 23 में आया था शायद, एक मिनट रुको, जून 23 में आया था, क्या था? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो क्वेश्चन एक आया भी हुआ है मेरे बच्चे। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस इफ एनी टू फोर्स वर्सेस हार्बोटल केस लॉ, फोर्स वर्सेस हार्बोटल केस लॉ। मुझे एक बात बताओ, क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ, पेन कहाँ है यार? क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब पता है क्या, देखो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवा दिए। अब इसमें क्या है, आप क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने ना पॉइंटर्स नहीं लिखे, बट आपको मेरे बच्चे पॉइंटर्स लिखकर आने, आप पॉइंटर्स लिखकर आओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है? आ जाइए एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्कीम वाला था ना।
आइए क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिन वेदर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। अब समझो क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद करो, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो उसके बाद चले जाना। दिस इज द प्रूफ कि जितना हम कर रहे हैं उसके बाहर पेपर नहीं आता है, फिर भी अगर तुम कूदते रहो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो शट अप, बस शट अप। जितना कराया जा रहा है लास्ट तक साथ रहना। पेपर में अगर 90 से कम का पेपर आता हुआ ना तुम्हें तो तुम मुझे कुछ भी बोल देना, बट सुनना एग्जामिन वेदर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर। चलो देखते हैं एक बार कितने मेंबर्स ने अप्रूव किया है, क्या सीन है क्या नहीं। चलिए आइए। अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एमटीआर वाज कन्वीन्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी टू कंसीडर अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अच्छा कितने मेंबर का अप्रूवल चाहिए? मेजॉरिटी प्लस जिनके पास 3/4 ऑफ वैल्यू हो, जिनके पास क्या हो 3/4 ऑफ वैल्यू। नोटिस ऑफ द मीटिंग वाज सेंट टू द प्रिस्क्राइब मैनर टू ऑल 1200 मेंबर। मतलब कंपनी के 1200 मेंबर्स थे, ठीक है। मीटिंग अटेंड करी 900 ने, ठीक है जी। 1200 थे, उनके पास 1 करोड़ शेयर्स थे। मीटिंग अटेंड करी 900 ने जिनके पास 60 लाख शेयर्स थे, ठीक है। 420 मेंबर के पास 44 लाख शेयर्स थे, उन्होंने वोट में फेवर किया। और 360 मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट, द रिमेनिंग मेंबर्स एब्सेंटीज्ड फ्रॉम द मीटिंग। अच्छा टोटल वोट कितनों ने किया? 420 प्लस 360, 420 प्लस 360, 780 मेंबर्स ने वोट किया। कितने मेंबर्स ने वोट किया? 780। और इन 780 के पास 56 लाख शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 56। अब तुम बस मुझे इस क्वेश्चन में बस इतना बता दो, नहीं बता पाए तो डूब के मर जाना। ये सवाल आपके सामने, बस इतना बता दो कि इस केस में आपने जो आपके पास जो वोटिंग आई है वो वोटिंग सही आई है या वो वोटिंग सही नहीं आई। बस आप इतना बता दो मुझे, बताओ इस केस में जो तुम्हारे पास वोटिंग आई है वो वोटिंग सही आई है या वो वोटिंग सही नहीं आई। ट्रस्ट मी ऑन दिस बच्चे, कोई भी अपनी क्लास में पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं कराता। ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल रही हूँ, सच में बता रही हूँ। आप किसके हिस्से से भी देख लो, मैं करवाने को बहुत कुछ करा सकती हूँ, बट वो भी आपके यूज का नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, आप और ज्यादा पैनिक हो जाओगे। इससे बेटर दो जो आपके यूज का है मैं आपको वो कराऊं ताकि तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस तो आए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं हुआ मेरे बच्चे? देखो एक बार देखते हैं। इन केस आउट ऑफ 1200 मेंबर 900 मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग बट ओनली 780 वोटेड, ठीक है जी, जिसमें से 420 वोटेड इन फेवर। द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू मेजॉरिटी इज सेटिस्फाइड, ठीक है जी। तो तुम कैसे बोल रहे हो वोटिंग वैलिड नहीं है भाई? तुम कैसे बोल रहे हो वोटिंग वैलिड नहीं है? 780 मेंबर्स ने वोट किया। 780 की मेजॉरिटी कितनी होती है? 780 की मेजॉरिटी होती है 390 और 420 मेंबर ने वोट करा। चलो जी ठीक है। इन 420 मेंबर्स के पास 56 लाख था। 56 लाख का 75% 42 लाख आता है, इनके पास 44 लाख है, तो फुलफिल हो तो रही है। तुम पागल हो, ये पागल कसम से। आओ चांटा पड़े, इधर आ जाओ तुम। जिन्होंने नो बोला है जरा तुम इधर आ जाओ। तुम कहते हो इधर आओ। तुम कहते हो मैम ये नहीं हुआ, मैम आपने ये नहीं कराया। जिंदा लाशें, जो तुम्हें कराया है वो आता है तुम्हें, जो कराया है वो आता है तुम्हें। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था, बता दो कराया था नहीं कराया था? कि कितने की मेजॉरिटी देखेंगे? जितनों ने वैलिड वोट किया है उतने की मेजॉरिटी, और उनके पास 3/4 होना चाहिए। उनके पास 3/4 होना चाहिए। 12 मेंबर है, मिट्टी पाओ, हमें क्या, ठीक है जी। 1200 मेंबर है, होते रहे। 900 मीटिंग में आए, 900 आए मीटिंग में, ठीक है। वोट कितनों ने किया? वोट किया 400। कितनों ने किया था मेरे बच्चे? 420 ने। कितनों ने वोट किया था? एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल वोट कितनों ने किया? 420 मेंबर और 360, 780 मेंबर्स ने वोट किया है। तो 780 की मेजॉरिटी देखेंगे ना, 780 की मेजॉरिटी देखेंगे। 780 की मेजॉरिटी मतलब 390 वोट्स फेवर में आने चाहिए। 420 वोट्स फेवर में आए, चलेगा जी। अब इनके पास होना कितना चाहिए? कम से कम 3/4। 3/4 किसका? 44 लाख प्लस 12 लाख, 56 लाख।
56 लाख का 75% आता है 42 लाख रुपए, और जिन्होंने वोट फेवर में किया उनके पास कितने हैं 44 लाख रुपीस। तो सही तो है, वोटिंग सही से तो हुई है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो वैलिड तो है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है किसी को? बच्चे आपको मैंने एक क्वेश्चन जब कराया था तब भी बोला था वोट्स 3/4 और मेजॉरिटी कितने की कैलकुलेट करनी है। जो लोग मीटिंग में आए जिनका वोट सही था, जिनका वोट क्या था, जिनका वोट सही था। क्या समझ आया तुम्हें? ओए हेलो जिंदा लाशो, क्या समझ आया मेरे पुचकीस? हाँ 390 प्लस आना चाहिए, यहां 420 आया, सही तो है, सही तो है। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आंसर फ्रेम करना मैं बाद में सिखा दूंगी। वही सवाल आते हैं यार जो हमने किया हुआ है, तो बिना बात के अपना दिमाग खराब मत करना, बस चुपचाप करके बस वो रिवाइज कर लेना जो मैंने कराया है। तुम गाइस तुम तो बहुत ज्यादा ना आ जाइए। हाँ मानवी उतने ही सॉल्व करेंगे रजे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का पक्का सबको क्लियर हो गया ना रजे? एक बार फटाफट से बताओ आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? कल डोरमेंट होगा, ठीक है, डोरमेंट तो भाई बड़ा आसान है, कल शुरू कल ही खत्म। फिर परसों से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग में हमें 7 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, चिट्ठी हमारी। थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय पुचकीस, बाय बाय।